आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंट्स के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिससे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो अकाउंट्स के भी कुछ थियोरेटिकल बेस होते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, रूल्स एंड गाइडलाइंस। अकाउंटिंग करने के लिए भी हमें कुछ प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन और रूल्स और गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं। क्यों फॉलो करने पड़ते हैं? टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी टू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि हमें अकाउंटिंग प्रोसेस में यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसे। अगर आपका मन करे, मतलब मान लीजिए दो अकाउंटेंट हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। तो मिस्टर ए बोल रहे हैं कि मेरा मन कर रहा है मैं कैश टू कैपिटल लिखूं, तो मैंने कैश टू कैपिटल लिखा। मिस्टर बी बोल रहे हैं मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि कैपिटल पहले आए, तो मिस्टर बी ने रिकॉर्ड किया कैपिटल टू कैश। तो आप ये बताइए, क्या हम मिस्टर ए और मिस्टर बी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंपेयर कर सकते हैं? क्या हम बोल सकते हैं कि मिस्टर ए ने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है, मिस्टर बी ने कम, या बी ने ज़्यादा, ए ने कम? हम कभी भी ये नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों जिसका जो मन कर रहा है उस तरीके से रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो हमें ये चाहिए कि आप चाहे इस वक्त यूपी में हो, बिहार में हो, बंगाल में हो, लेकिन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जो तरीके हैं एक जैसे होने चाहिए। इसीलिए अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन, रूल्स और गाइडलाइंस डेवलप किए गए ताकि हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी आ जाए। कंसिस्टेंसी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हमारे पास कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा, मिस्टर ए बोल रहे हैं कि मैं तो एक साल ये फार्मूला यूज़ करूँगा, दूसरे साल से मैं दूसरा मेथड ट्राई करूँगा। मिस्टर बी कह रहे हैं नहीं, मैंने एक मेथड पकड़ा है किसी भी चीज़ का, मैं उस वैसे ही फॉलो करते जाऊँगा। तो आपके बिज़नेस में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। हम कभी नहीं बता सकते कि दो बिज़नेस के बीच में कौन सा बेटर कर रहा है, किसका तरीका सही है कैलकुलेट करने का। ये इस फर्म का जो प्रॉफिटेबिलिटी है या फिर फाइनेंशियल पोजीशन है वो सही रिप्रेजेंट करे या नहीं कर रहा है। इसके लिए हम अपनी अकाउंटिंग कुछ प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन और रूल्स एंड गाइडलाइंस के मद्देनज़र ही बनाते हैं। अब देखेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता क्या है। कुछ नहीं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे कुछ रूल्स और गाइडलाइंस होते हैं जिसको कोई भी कंपनी या फिर कोई बॉडीज़ उनको फॉलो ही करना पड़ता है। किस लिए? फाइनेंशियल डेटा बनाने के लिए, यानी ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाने के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी आपके बिजनेस में नहीं दिखेगी और कभी कंपैरिजन भी नहीं हो सकता। आप सोचिए कि आप इस देश में हो और आपके देश की ही ब्रांचेस दूसरी कंट्री में हैं, तो आप कैसे कंपेयर कर पाओगे कि इस देश में ज़्यादा अच्छा बिज़नेस चल रहा है या फिर दूसरे देश में ज़्यादा अच्छा बिज़नेस चल रहा है? कभी कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। तो दीज रूल्स आर यूजुअली कॉल्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इनको क्या बोला जाता है? इनको गैप भी बोला जाता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आपको कई बार ये देखने को मिलेगा। जनरली एक्सेप्टेड क्यों? क्योंकि आप यूपी में हो, बिहार में हो, बंगाल में हो, आप कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में हो, हर जगह वो एप्लीकेबल है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो क्या नेचर होता है हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। क्या होता है इसमें कुछ रूल्स के सेट्स होते हैं जो कि हर जगह फॉलो किए जाते हैं। अगर मिस्टर ए कर रहे हैं, मिस्टर बी कर रहे हैं, कोई कंपनी यहाँ की करी है, कोई कंपनी वहाँ की करी, कहीं की भी करी है, उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। ये मैन मेड होते हैं, बिल्कुल मैन मेड होते हैं। इनको डेवलप किया गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्जर्व करते करते ये रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, तो ये मैन मेड ही होते हैं। प्लस फ्लेक्सिबल भी होते हैं। ऐसा नहीं है किसी के साथ ज़बरदस्ती है कि आप यही काम कर सकते हो। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऑप्ट कर सकते हैं जो हमारी कंपनी या फिर हमारे फर्म के अकॉर्डिंग हो। जनरली एक्सेप्टेड, पहले इसकी बात हो चुकी है। कोई भी रूल्स जनरली एक्सेप्टेड कब माना जाएगा? जबकि वो रिलेवेंस हो, यानी कि
अननेसेसरी थिंग्स आपके आपके अकाउंटिंग बुक्स में ना रिकॉर्ड की गई हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, यानी पर्सनल बायसनेस ना हो। जब हम बुक्स अकाउंट बनाते हैं तो ये नहीं कि जो हमारा मन करे वैसे करे। अगर हम अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन से बनाएंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी। फिजिबिलिटी यानी प्रैक्टिकेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये हो गया आपके नेचर, ये कुछ भी रटना नहीं है, इसको सिर्फ हल्की हल्की इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब आते हैं हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में। तो आपके जो भी अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कैसे कैसे? एक को बोलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एजम्पशंस, और एक को बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो इसको अब हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एजम्पशंस। अभी जो हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एजम्पशंस हैं ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इन सारे कॉन्सेप्ट और एजम्पशंस में से इसमें से जो 3 कॉन्सेप्ट्स और एजम्पशंस आते हैं उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या फिर बेसिक। आपसे कोई भी पूछे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होता है तो आप ये 3 का बताएंगे। आगे पढ़ने वाले हैं, देखिए क्या क्या है। ये देखिए, इनको कौन इशू करता है? आईसीएआई। देयर आर 3 फंडामेंटल अकॉर्डिंग टू आईसीएआई। देयर आर 3 फंडामेंटल या फिर बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एजम्पशंस। कौन कौन से होते हैं? पहला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। बहुत बार पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है ये कि क्या होता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। देखिए, हमारी कुछ मान्यताएं हैं और उनको अगर हम मानते हैं तो चीज़ें बेहतर चलती हैं। वैसे ये बिज़नेस में यूज़ होता है कि हम मान के चलते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है वो चलता रहेगा, बस इतना सा ही है ये कॉन्सेप्ट। हम ये मानते हैं कि हमने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है, हमने जो फर्म शुरू किया है वो अनंत काल तक चलती रहेगी, ये मान के हम चलते हैं। As per this concept, it is assumed that the business will continue to exist for a long period in the future. हम कभी भी कोई भी बिज़नेस बंद करने के मोटो से नहीं करते हैं कि हाँ ठीक है अभी बिज़नेस शुरू करते हैं 1 साल बाद बंद कर देंगे। अगर आप इस तरीके से बिज़नेस खोलोगे तो आपको कभी भी कोई लॉन्ग टर्म लोन नहीं देगा। या फिर सोचिए आप एकदम अपने ऊपर लेकर सोचिए कि अगर हमने बिज़नेस शुरू किया है, तो याद है हमने पेन का बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो इस पेन के बिज़नेस में मुझे लगे कि मैं क्यों बिल्डिंग ख़रीदूँ। मुझे क्या ज़रूरत है बिल्डिंग ख़रीदने की, मुझे क्या ज़रूरत है कोई एसेट्स ख़रीदने की, क्योंकि मुझे लगेगा कि अरे भाई जब मुझे 4 दिन बाद बिज़नेस बंद ही करना है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बिल्डिंग ख़रीदने की। The transactions are recorded in the books of the business on the assumption that it is a continuing enterprises. हम कोई भी ट्रांजैक्शन भी क्या सोच के रिकॉर्ड करते हैं कि ये बिज़नेस चलता रहेगा। वरना आप फर्नीचर लेने का सोचोगे, फिर सोचोगे कि 1 साल बाद तो मुझे बिज़नेस बंद करना है, फिर मैं क्यों ख़रीदूँ फर्नीचर। आप अपनी लाइफ का एग्जाम्पल देखिए कि आप देखते हो कि एक इंसान का जो जीवन है वो कभी भी समाप्त हो सकता है, यानी कभी रोड एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ भी हो गया, लेकिन हम मान के चलते हैं कि हम एक नॉर्मल लाइफ 70, 75, 80 साल तक जिएंगे। और ये मान के चलते हैं इसलिए हम पढ़ते लिखते हैं, हम आगे की शिक्षा लेते हैं, डिग्री इकट्ठा करके रखते हैं कि आगे हमें जॉब करना है। अपने बुढ़ापे के बारे में सोचते हुए हम संपत्ति बनाते हैं, एसेट्स लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर हम मान के ना चलें कि हमें कल मरना है तो आप क्यों ख़रीदोगे? आप कभी इन्वेस्टमेंट नहीं ख़रीदोगे, ना कोई आप घर बनाओगे, ना आप पढ़ाई करोगे, ना आप शिक्षा का महत्व समझोगे। सेम वही बिज़नेस में होता है। बिज़नेस में भी हम मान के चलते हैं कि हमारा बिज़नेस चलता रहेगा, चले ना चले वो दूसरी बात है, लेकिन हम हमेशा ये मान के चलते हैं। ऑन दिस कॉन्सेप्ट वी रिकॉर्ड फिक्स्ड असेट्स एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट। और इसी कॉन्सेप्ट पे हम हमेशा कोई भी जो फिक्स्ड असेट्स होता है, हमारे बिज़नेस की संपत्ति होती है, उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। एंड डिप्रिसिएशन इज़ चार्ज ऑन दीज असेट्स विदाउट रेफरेंस टू देयर मार्केट वैल्यू। जैसे कि एग्जांपल लिखा है मैंने, मान लीजिए कि हमारे पास एक मशीनरी है जो कि कितने की है, 2 लाख की है,
और अगर हम ये मानते कि हम बिज़नेस अगले साल बंद कर देंगे, तो ये 2 लाख रुपए हम इसको कहाँ दिखाते अपने बिज़नेस में? अपने बिज़नेस का खर्चा दिखाते। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारी ये मशीन, उसकी लाइफ कैलकुलेट कर लेते हैं कि एस्टिमेटेड लाइफ निकाल लेते हैं कि मान लीजिए 4 साल चलेगी, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं इसके खर्चे को, और हम अपने बिज़नेस में सिर्फ 50,000 का खर्चा दिखाते हैं 1 साल में। अगर 4 साल चलेगी तो 1 साल का खर्चा कितना है? 50,000। आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे फ्यूचर देखा है कि हाँ, ये हमारा जो असेट है वो आगे 4 सालों तक चलेगा। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका बिज़नेस सही तरीके से चले, तो आपको ये प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा, जिसका नाम है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कि हमारा बिज़नेस चलता ही रहेगा। अब क्लियर हो गया? नेक्स्ट जो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? According to this concept, accounting principles and methods should remain consistent from one year to another। यानी कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे जो भी अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी रूल्स हैं, वो या फिर जो भी मेथड्स हैं, वो एक जैसे रहने चाहिए। आप कभी एक मेथड फॉलो कर रहे हो, फिर बोले दूसरे साल हम दूसरा मेथड फॉलो कर लिए, तो आप जब भी ऐसा करोगे तो इस साल का जो आपका पीएल और बैलेंस शीट निकल के आया है और इस साल का जो पीएल और बैलेंस शीट निकल के आया है, वो दोनों दो तरीके का होगा। हम नहीं बोल सकते कि इस साल में अच्छा प्रॉफिट हुआ इस साल के कंपैरिजन में। फिर आपका तीसरे साल मन किया तो आपने पहला वाला मेथड ऑप्ट कर लिया, चौथे साल मन किया फिर बोला हम इन दोनों के अलावा एक नया मेथड लेके आए, उसको ऑप्ट करेंगे। तो आपके रूल्स एंड आपके जो भी प्रिंसिपल्स और मेथड्स हैं, उनके बीच में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक जैसी चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरे लाइफ टाइम में आप कभी कोई मेथड चेंज नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन एक नियम के तरीके से, अपने मन से नहीं, कभी भी कुछ भी। These should not be changed from year to year in order to enable the management to compare the profit and loss accounts and balance sheet of the different period and draw conclusion। जो मैंने बताया अभी कि हर साल नहीं बदल सकते, ताकि मैनेजमेंट को ये प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट का कंपैरिजन और उससे कुछ कंक्लूजन निकाल पाएँ। अगर आप हर साल बदलते हो तो हम कभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इनका पीएल और बैलेंस शीट दूसरे नियम पे आया है, इनका पीएल और बैलेंस शीट दूसरे तरीके से आया है। तो हमें क्या पता कि ये दोनों, जब दो लोग सेम तरीके से चल रहे हैं, आप मान लीजिए 2 इंसान हैं, दोनों ने रेस स्टार्ट किया है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों इसी पॉइंट से रेस स्टार्ट करेंगे, तभी हम बोल पाएंगे कि मिस्टर ए आगे भाग रहे हैं या फिर मिस्टर बी पीछे हैं। अगर मिस्टर बी बोल रहा है कि मैं यहाँ से चलूँगा, मिस्टर ए यहाँ से चल रहा है, सॉरी दिख नहीं रहा है आप लोगों को, हाँ, तो मैं ये बोल रही थी, मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों जब एक ही पॉइंट से दौड़ेंगे तो ही आप बता पाओगे कि कौन आगे हुआ कौन पीछे हुआ। मिस्टर बी अगर यहाँ से दौड़ने के लिए बोलें तो आप नहीं कह सकते हो कि मिस्टर बी या आगे हैं या मिस्टर ए आगे हैं। सेम बिजनेस में भी अगर सबके रूल्स, कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल या फिर मेथड सबके अलग अलग होंगे, तो आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते दो बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। If a firm adopt different accounting principles in 2 accounting period, the profit of the current period will not be comparable with the profit of the preceding period। वही जो मैंने बताया कि 2 फर्म अगर 2 अलग अलग प्रिंसिपल फॉलो करती हैं तो हम कभी उनको कंपेयर नहीं कर सकते। बस इस कॉन्सेप्ट का यही कंक्लूजन है कि आपके मेथड्स में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हर साल आप मेथड्स नहीं बदल सकते। तो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हमने कौन कौन सा पढ़ लिया? पहला हमने पढ़ा गोइंग कंसर्न और दूसरा हमने पढ़ा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब तीसरा पढ़ने वाले हैं हम एक्रूअल। ये 3 ही कॉन्सेप्ट हैं जो बेसिक में आते हैं, GCA, गोइंग, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। एक्रूअल क्या कहते हैं? एक्रूअल जो वर्ड है उसका मतलब होता है कैश एज वेल एज क्रेडिट, या फिर इससे भी अच्छा इसका मतलब है जो कि मैंने लिखा है, आप देखेंगे। इन अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अकाउंट्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैश बेसिस यूज़ होता है या फिर सिर्फ क्रेडिट बेसिस पे यूज़ होता है। यहाँ पे कौन सा बेसिस यूज़ होता है? एक्रूअल बेसिस। इन एक्रूअल कॉन्सेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड और सर्विसेज आर रेंडर्ड। एक्रूअल का मतलब हुआ हम
रेवेन्यू कब रिकॉर्ड कर लेते हैं, हम कब मान लेते हैं कि हमारे पास पैसा आया? जिस समय सेल हुआ या फिर जिस समय हमने सर्विसेज दे दिया, उसी समय हम मान लेते हैं कि हमारे पास हमने पैसा कमा लिया। मतलब ये हुआ कि ये जो हम पेन बेच रहे थे, ये पेन हमने दिया मिस्टर राम को। मिस्टर राम, उन्होंने जो कि हमारे यूनिक पेन का जो ट्रे था, जिस ट्रे में 20 पेन थे, वो ख़रीद के लेके गए। उन्होंने बोला देखो मैं 1 महीने बाद पैसे दूंगा। तो क्या मिस्टर राम अगर मुझे 1 महीने बाद पैसे देंगे तो मैं उस साल रिकॉर्ड करूं? फिर तो आपके बिज़नेस का कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। 1 तारीख को अगर 1 मार्च को, मान लीजिए सपोज है 1 मार्च को अगर मैंने सेल किया है तो मैं रिकॉर्ड करूँगी 1 मार्च को ही। तो हम बिज़नेस में मान लेते हैं कि जिस दिन हमारा सामान बिक गया या फिर जिस दिन हमने सर्विस दे दी, उसी दिन हमारा पैसा आ गया। हम रेवेन्यू पैसा आ नहीं गया, उस दिन हमने कमाया, उस दिन हमारी कमाई हुई है, उस दिन हमारा रेवेन्यू आया है। कैश एंड इट इज़ इमटेरियल वेदर कैश इज़ रिसीव्ड और नॉट। हम कैश रिसीव करने का वेट नहीं करते कि उस दिन हम रिकॉर्ड करेंगे, उस दिन हमारी कमाई हुई है। ऐसे तो क्योंकि आपके जो बिज़नेस होते हैं वो हमेशा क्रेडिट बेसिस पे चलते रहते हैं। आप अगर उधार नहीं दोगे तो आपका बिज़नेस अच्छा नहीं चलेगा। तो फिर तो यानी कि आप मान लीजिए आपने आधा बिज़नेस क्रेडिट पे दिया हुआ है, आधा आपने कैश बेसिस पे। तो अगर हम सिर्फ कैश रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि हमारे बिज़नेस का जो स्टेटमेंट्स हैं वो सब गलत हैं। या फिर सिर्फ क्रेडिट वाला रिकॉर्ड करें तो भी गलत है। इसलिए बिज़नेस हमेशा एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे होता है, यानी कि जिस समय सेल हुआ उस समय हम मान लेते हैं वो रेवेन्यू आ गया, सर्विस दिया उसी वक्त मान लेंगे। और वैसे ही एक्सपेंसेस में भी होता है, खर्चे में भी वैसे होता है। मान लीजिए जैसे मिस्टर ए और बी ले गए, वैसे भी हमें भी तो ज़रूरत पड़ सकती है पैसे की, हमने भी कुछ खर्चा किया। और खर्चा जैसे ही हमने सर्विस ली, हम मान लिए कि हमने खर्चा कर दिया। गोलगप्पे खा लिए तो मैंने मान लिया, हम बिज़नेस में लिख देंगे। वैसे तो गोलगप्पे बिज़नेस का नहीं है, मान लीजिए मीटिंग के लिए मैं गोलगप्पे लेके आई, कुछ मीटिंग चल रही है इंपॉर्टेंट, उसके लिए मैंने गोलगप्पे लेके आया। तो हमने जिस वक्त गोलगप्पे लिए उधार पे, उसी वक्त हमारा खर्चा हो गया। ना कि हम वेट करेंगे कि जिस दिन हम पैसे देंगे उस वक्त खर्चा हुआ। सर्विस ली, आपका खर्चा हो गया। वैसे ही सेल किया, आपके पास कमाई हुई। इसको बोलते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट, जहाँ पे कैश और क्रेडिट दोनों बेसिस रिकॉर्ड होते हैं। क्लियर है? तो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में 3 आते हैं: गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और एक्रूअल कॉन्सेप्ट। बाकी इसके 2 हिस्से थे, एक हिस्सा हमने पढ़ा, बाकी के जो हिस्से उसमें से सिर्फ आज 2 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसमें से है एक पहला बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में एक पहला जो शुरू होता है वो होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आप देखिए कि इसमें जो एक एक कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली लाइफ में आप डील करते हो। ये देखिए, अभी जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे थे, आप अपने मन से सोचिए कि अगर हम उस दिन रिकॉर्ड करें जिस दिन हमें पैसा एक्चुअल में मिल रहा है, फिर तो हमारी सारी रिकॉर्डिंग गलत हो जाएगी। हमने जिस दिन दूसरों को सर्विस दे दी, जिस दिन दूसरों को सामान दिया, हमें उसी दिन रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि हाँ इस दिन हमारे बिज़नेस में रेवेन्यू आया। सब रियल लाइफ बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। 4th कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट यूनिट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट ओनर, क्रेडिटर एंड मैनेजर। इस कॉन्सेप्ट का सिर्फ एक ही मतलब है, वो मतलब है बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। बस बिजनेस और बिजनेसमैन को 2 डिफरेंट, ये बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, ये हमेशा हमें मान के चलना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं मान के चलोगे तो सोचो इससे क्या लॉस हो सकता है। इससे ये लॉस हो गया है कि हमें समझ में नहीं आया कि हमारी प्रॉपर्टी भी बिज़नेस की प्रॉपर्टी है। आपको लगेगा ही कि हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी है सब बिज़नेस की प्रॉपर्टी है, फिर आप कभी सही फाइनेंशियल पोजीशन कभी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा कोई भी बिज़नेस शुरू होता है वो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट कभी भी, मान लीजिए मेरा जो नाम है मेरे नाम से नहीं चलेगा, आराधना के नाम से नहीं चलेगा। मेरी जो कंपनी है, मैंने जो कंपनी का नाम रखा है, मैंने जो फर्म का नाम रखा है, उसके नाम से चलता है। मैं अलग हूँ और मेरा बिज़नेस अलग है। इसी वजह से
आपका जो कैपिटल है वो आपकी लायबिलिटी साइड में आता है। एक साइड असेट होता है, एक साइड लायबिलिटी होती है। आपका कैपिटल किधर आता है? आपके कैपिटल आपकी लायबिलिटी होती है। बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी बिजनेस के लिए कैपिटल भी वो अपने सिर पे एक जिम्मेदारी मान के चलता है, उस पर भी इंटरेस्ट दिया जाता है। द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। प्रोप्राइटर यानी कि मालिक को भी बिजनेस का एक लेनदार ही माना जाता है, क्रेडिटर ही माना जाता है। क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल, जितना भी उसने पैसा लगाया है उतने का वो क्रेडिटर माना जाता है बिजनेस के लिए भी। इन द एब्सेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, अगर ये कॉन्सेप्ट ना रहे, द नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी कैन नॉट बी नोन। कभी नहीं पता चल पाएगा। क्योंकि मान लीजिए जैसे कि मेरा जो बिज़नेस, ये पेन का बिज़नेस है, ठीक है, और मैंने अपना बर्थडे मनाया, मुझे लगा कि अरे तो मैं ही मेरा बिज़नेस है और मैं, हम दोनों एक ही हैं। मैंने निकाला पेन और सबको बांट दिया। आप बताइए ये सही होगा बिज़नेस के लिए? बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो ऐसे तो आप, इसलिए यहाँ तक कि आपके बिज़नेस में हमने ड्राइंग कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब जैसे मान ली कभी मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं निकालूंगी पेन, लेकिन मैं इसको रिकॉर्ड करूँगी कि मैंने ड्राइंग्स किया है। मैंने बिज़नेस से कुछ चीज़ें, सामान या पैसा निकाला, उसको ड्राइंग्स रिकॉर्ड करूँगी और जब वापस करूँगी विद इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट के साथ वापस करूँगी। क्लियर हुआ ये टॉपिक? बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग होता है। और एक लास्ट टॉपिक है जो कि नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।